एक गरीब मुल्क और उसमें मौजूद एक शानदार सा महल। आज इस महल की दीवारें 3 लाख लोगों की दर्दनाक मौत की आखिरी अलामत है। इसमें जहां देखो खून, खोपड़ियां या तो किसी को तड़पाने के लिए हथियार ही दिखेंगे। ये वही दीवारें हैं जिनके बीच एदी अमीन अपनी चौथी प्रेग्नेंट बीवी को पहले लिटाया, उसके हाथ काटे और उसे पैरों की जगह सी डाला, और इसी तरह पैर काटे और उन्हें हाथों की जगह सी डाला। ये वही एदी अमीन है जो मरी हुई लाशों के साथ घंटों घंटों बात करता था और फिर वक्त मिलने के बाद उनके साथ सो जाया करता था। एदी अमीन के इतने बेरहम होने के बावजूद युगांडा के लोगों ने उसे अपना प्रेसिडेंट और मसीहा बनाया हुआ था। इस प्रेसिडेंट की कहानी शुरू होती है 1924 से 1925 के बीच, जब नॉर्थ वेस्ट युगांडा के छोटे से काकुआ ड्राइव में पैदाइश हुई थी एदी अमीन की। उस वक्त में युगांडा बाकी दूसरों मुल्कों की तरह अंग्रेजों की गुलामी का शिकार था। अब कहा जाता है कि काकुआ के लोग बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे, ये नेचर के बहुत करीब हुआ करते थे और अक्सर आपस में एक दूसरे को मारकर इनका खून पिया करते थे। यही सब चीजों को देखते हुए एदी अमीन बड़ा हुआ था। इसके लिए किसी इंसान को मारकर इसका खून पीना कोई आम बात थी। एदी अमीन के बचपन में ही इसके माँ बाप अलग हो गए थे और इसकी माँ उसे लेकर युगांडा के शहर बाम्बो चली गई थी, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि वो एदी को तालीम नहीं दे सकी। एदी को चौथी क्लास में स्कूल छोड़ना पड़ा और घर संभालने के लिए अलग अलग छोटे मोटे काम करने पड़े और आखिर में कोई 20 या 21 साल की उम्र में उसने ब्रिटिश मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया और असिस्टेंट कुक की पोजीशन पर काम करने पड़े। इनफैक्ट 6 फीट 4 इंच और युगांडा की लोकल लैंग्वेज बोलने वाला अनएजुकेटेड एदी का फायदा कॉलोनाइजर कैसे नहीं उठाते। इन्हें चाहिए था कि एक ऐसा सोल्जर जो ये ऑर्डर को फॉलो करे, और एदी ने उन्हें उस वक्त ये सब कुछ दिया। इसने ब्रिटिश के अंदर मिलिट्री, बॉक्सिंग और रग्बी की ट्रेनिंग ली और फिर ब्रिटिश अफ्रीका पर अपना दबदबा बनाए रखने में मदद की। और एदी ब्रिटिश के लिए इतना लॉयल हो गया था कि वो उनके लिए अपने ही लोगों को मारने लग गया था। 1952 से लेकर 1960 तक चले माओ रिवॉल्ट में सोमालिया और केनिया के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की तरफ से एदी लड़ रहा था। वो इतना खतरनाक था कि सामने वाले सोल्जर्स को जिंदा ही दफना दिया करता था या फिर ऐसे तरीके से मारता था कि सामने वाले लोग डर जाते थे। शायद यही वजह थी कि वो बहुत जल्दी ही ब्रिटिशर्स की नजरों में आने लगा और मिलिट्री रैंक बढ़ता गया और 1962 में ब्रिटिश आर्मी का सेकंड सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर बन गया। ब्रिटिश आर्मी में वो अपनी पोजीशन बनाने के सफर में एक दोस्त से मिल चुका था, मिल्टन ओबोटे। ये भी ब्रिटिश आर्मी में एक हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन पर था और इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वो ब्रिटिश आर्मी के नाक के नीचे उन्हीं के गोल्ड, हथियार और कॉफी की स्मगलिंग करने लगे। ये वही दौर था जब वो अपनी पावर्स को मिसयूज करने लगे और युगांडा के वो लोग जो इनके खिलाफ आवाज उठाते वो उन्हें ही ठिकाने लगा देते। इन सारी चीजों का ब्रिटिश ऑफिसर्स को कानों कान खबर तक नहीं पड़ी, पर जब पड़ी तो अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि युगांडा का इंडिपेंडेंस नजदीक आ चुका था। अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स इन्हें सजा भी देते तो भी इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर इन्हें खुद के लोग सजा भी दिलाते तो युगांडा को संभालने के लिए कोई और लीडर उस वक्त कैपेबल नहीं था। और इसीलिए 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को इंडिपेंडेंस देने के बाद मिल्टन ओबोटे बन गया युगांडा का सदर और एदी अमीन बन गया कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस। अब जाहिर सी बात है, एदी रेगुलेशन के हिसाब से ओबोटे के अंडर था। पहले तो वो दोनों दोस्त हुआ करते थे जो साथ में एक ही लेवल पर काम भी किया करते थे। जाहिर सी बात है, पोजीशन, पावर्स और पैसों को लेकर दोनों में अनबन होना शुरू हो गई और ये अनबन इस हद तक बढ़ चुकी थी कि एदी ने ओबोटे के खिलाफ पूरी आर्मी को खड़ा करना शुरू कर दिया, जो एदी के साथ मिलकर ओबोटे को जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जैसे ही ओबोटे को इस बात की खबर मिली, उसने एदी के रैंक को डिमोट कर दिया। उसने एदी को कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस से कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी बना दिया
और इससे दूसरे सारे आर्म फोर्सेस से ईदी अमीन का इन्फ्लुएंस टूट गया। इसके बाद तो ईदी गुस्से में आंख बगोला हो गया। अब सिर्फ दो चीजें चाहिए थी, एक प्रेसिडेंट की पोजीशन और दूसरी ओबोटे की मौत। पर इसने ये सब डायरेक्टली नहीं किया। वो अपनी पोजीशन गेन करने के लिए वो हमेशा युगांडा के लोगों के बीच जाता, उनके साथ डांस करता और उनके मसलों को समझता और उन्हें रिजॉल्व करता। इन सब चीजों से वो युगांडा के लोगों में काफी मकबूल होने लगा और लोगों पर इसका भरोसा भी बन गया। ऐसा वो काफी वक्त तक करता गया। पेशेंटली फिर आया वो वक्त जिसका ईदी को हमेशा से इंतजार था, ओबोटे की मौत का। ये शायद वक्त को अभी मंजूर ना था। 25 जनवरी 1971 को कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए ओबोटे सिंगापुर गया और इस मौके का फायदा उठाते हुए ईदी ने खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट नामजद कर दिया। अब इसकी आर्मी का युगांडा पर दबदबा तो पहले से ही था, प्लस इसकी इमेज भी लोगों के सामने काफी साफ थी। लोगों के लिए वो एक ऐसा सोल्जर था जिसको सिर्फ अपनी आर्मी और अपनी रियाया से लेना देना था। और इन्हीं चीजों ने ईदी अमीन को युगांडा का प्रेसिडेंट बनाने में मदद की और यहां से शुरू हुआ युगांडा की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर। ईदी ने सबसे पहले ओबोटे को युगांडा में इंटर करने से बैन कर दिया और फिर पूरे युगांडा में ये खबर फैला दी कि अगर कोई ओबोटे के साथ मिला हुआ है या जो भी उसे खबर दे रहा है, अगर ये नई सरकार को पता चले तो वो उसे उसी वक्त मार देगी। और फिर इसके बाद ईदी ने पूरे किलर स्क्वाड को खड़ा किया जिसके बारे में ईदी के अलावा कोई नहीं जानता था। इनका काम सिर्फ एक था, अगर इन्हें पता चले कोई ईदी को मारना चाहता है या फिर वो ओबोटे का सपोर्टर है तो इनका काम था कि उसे खत्म कर देना। इनको ईदी ने इतनी पावर्स दे रखी थी कि ये शक की बुनियाद पर ही लोगों को मार देते थे। ऐसे हादसे हुए आंचोली और लांगो के साथ जिन्हें मुकम्मल तरीके से मर्डर किया गया। किलर स्क्वाड को इन पर सिर्फ डाउट ही था और इन सब के बीच में एक सरफिरी सी चीज 1972 में ईदी को एक ख्वाब आया। इस ख्वाब में अल्लाह ने इसे ये हुक्म दिया कि वो सारे एशियंस को युगांडा से बाहर निकाल दे। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या वाकई इसको ख्वाब आया था या फिर वो लोगों के सामने कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुबह उठते ही इसने वो किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने पूरे मुल्क में ऐलान किया, I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. उस वक्त वहां एशियंस में सबसे ज्यादा इंडियन ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे जो 60% युगांडा की इकोनॉमी को चला रहे थे और इसीलिए ईदी को यह भी लगता था कि वो इनसिक्योर हो गया, ये आगे चलकर ये लोग इन पर हुकूमत करना ना शुरू कर दें या फिर सारे युगांडा वालों की अपॉर्चुनिटीज को ना छीन लें। और इसीलिए धीरे धीरे वहां की आर्मी ने एशियंस की प्रॉपर्टीज को सीज करना शुरू कर दिया। जो एशियंस युगांडा से बाहर नहीं गए उन्हें ईदी अमीन ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता और कुछ जो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे उन्हें काट काट कर या कभी कभार तो जिंदा ही मगरमच्छों को खिला दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ईदी ने 4000 जिंदा लोगों को ही मगरमच्छों के झुंड के बीच फेंक दिया था और धीरे धीरे ये सारी अमवात जेनोसाइड का रुख लेने लगी। एशियंस हो या लोकल युगांडा के ड्राइवर्स हो, उनको टॉर्चर किया जाने लगा। लोग अच्छे से टॉर्चर हो रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए ईदी ने अपने ही महल के कंपाउंड में 5 चैम्बर्स बनवाए। इन चैम्बर्स में ना कोई खिड़की थी ना ही कहीं से हवा अंदर आने की जगह और चैम्बर्स के दरवाजे हमेशा इलेक्ट्रिफाइड रहते थे, यानी कि अगर किसी ने इन दरवाजों को हाथ लगाने की कोशिश की तो वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मर जाएगा। इसकी आर्मी लोगों की आंखें बंद करके उन्हें उन चैम्बर्स में ले आती और फिर ईदी इन चैम्बर्स को बंद कर देता। वो अंदर घुटन के मारे या तो चिल्लाते या दीवारें तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन ईदी इन चैम्बर्स के दरवाजों को तब तक नहीं खोलता था जब तक उसे अंदर के लोगों की आवाज आना बंद नहीं होती और फिर वो अंदर मौजूद सारी लाशों को मगरमच्छों को खिला देता। कई बार तो वो इन चैम्बर्स के अंदर पानी छोड़ देता
और उसके बाद इसको इलेक्ट्रीफाइड कर देता, जिसकी वजह से अंदर के लोग बिजली के झटकों से मर जाते। ऐसा भी कहा जाता है कि ईदी हिटलर का सबसे बड़ा सपोर्टर था। उसने ऐसा खुद कहा था, अगर ये हिटलर जूइस के साथ कर सकता है तो मैं इन लोगों के साथ क्यों नहीं कर सकता। और इसी तरह एदी चैम्बर्स को गैस चैम्बर्स में बदल देता। वो लोगों को अंदर भर कर पॉइजनर गैस छोड़ देता और लोग वहीं पर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते। ऐसा कहा जाता है कि उसने टॉर्चर चैम्बर्स में 5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा। बहुत बार तो ऐसा होता था कि एदी इन लाशों को अपने कमरे में ले जाता और इनके साथ घंटों घंटों तक वक्त गुजारता था, या कभी कभार तो के साथ सो भी जाता था। एदी का ये कमरा बहुत ही खुफिया जगह था। उसमें किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर एदी इस कमरे में क्या करता है। और इस कमरे का राज तो तब खुला जब एक दिन उसकी बीवी चुपके से उसके कमरे में दाखिल हो गई, और तब जो उसने इस कमरे में देखा शायद कभी भी इस चीज को भुला ना सके। वहां उसने 2 बड़े फ्रीजर के अंदर 2 कटे हुए सर देखे, और वहां बहुत सारी लाशें ऐसी थीं जिनके कुछ हिस्से गायब थे, जैसे कि होंठ, लिवर, नाक, तनासुल। एदी के इस पहलू को कोई नहीं जानता था, लेकिन इन सब चीजों से इसका दिमागी तवाजुन ठीक ना होना नजर आता है। कुछ तो बात थी जो ये सब किया जा रहा था, लेकिन लोगों के सामने मैन ऑफ द पीपल ही था। लेकिन वक्तन फवक्तन लोगों को इसकी असलियत मालूम होना शुरू हो गई। इनफैक्ट इसने एक इंटरव्यू में सबके सामने कह दिया था कि ह्यूमन मीट लिपर्ड मीट से ज्यादा सॉल्टी होता है। इसके पर्सनल डॉक्टर ने एदी को डायग्नोज किया था कि इसको हिपोमेनिया, साइफिलिस जैसी दिमागी बीमारियां हैं, लेकिन एदी ने इन बीमारियों को मानने से इनकार कर दिया, और वक्त के साथ साथ इसका पागलपन और बढ़ता गया और युगांडा की इकोनॉमी गिरती गई। और उसके बाद पावर में रहने के लिए उसने तंजानिया पर हमला कर दिया और वो हार गया। हारने के बाद वो ओलिविया भाग गया और वहां से सऊदी अरेबिया, और आखिरकार 16 अगस्त 2003 में ऑर्गन फेलियर की वजह से इसकी सऊदी अरेबिया में मौत हो गई। दोस्तों, ये थी कहानी युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इसी तरीके की वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।